हे गाइस, कैसे हो आप सब? आई थिंक बढ़िया ही होगा और सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। बात करें अपने टॉपिक की तो लास्ट टाइम हमने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन कवर कर लिया था और पूरे टॉपिक की बात करें तो जेईई मेंस का हमारा एग्जाम नेक्स्ट वीक, ठीक है, वीक आफ्टर वीक में। तो कोई नहीं, एग्ज़ाम के पहले ही हम 4-5 दिन पहले अपना 4 दिन सिलेबस मतलब 27 के पहले ही सिलेबस अपना कवर कर लेंगे, उसकी प्रॉब्लम नहीं है। और 4 दिन की मैं स्ट्रेटजी भी बताऊंगा। जैसे मैंने ये पहले ही बोला था कि ये एक क्रैश कोर्स टाइप रहेगा, आपके एग्जाम के 4-5 दिन पहले ही आपका कोर्स कंप्लीट होगा, ठीक है। तो ठीक है, पीएनसी हमने कवर कर लिया है। मैंने पीएनसी में ये भी बताया था आपको, मैंने उसमें एक्सपेरिमेंटल वे दिखाया था, बोर्ड पे पूरा कुछ नहीं दिखाया था। लेकिन प्रोबेबिलिटी में मैंने सोचा कि इसको एक्सपेरिमेंटल वे में नहीं दिखा सकते, क्योंकि दिखाने को उसको भी एक्सपेरिमेंटल वीडियो ही बनाता है मैं, बट क्या था कि इसमें भी बेस थ्योरम वेरम है, तो बेस थ्योरम वेरम को बताने के लिए थोड़ा मुझे चाहिए था, बोर्ड की जरूरत थी, इसलिए मैंने बोर्ड पे आया, ठीक है। कोई नहीं, जो भी जैसे जो प्रॉपर्टीज और थ्योरम होंगी वो मैं आपको ऐसे पिक्चर वाइज डालूंगा। इन सब पे क्वेश्चन आपको खुद से देखना पड़ेगा और इनका फील खुद आना चाहिए। मैं पहले ही बोल चुका हूँ आपको प्रोबेबिलिटी और पीएनसी के लिए, ठीक है। बिना किसी बात के स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, प्रोबेबिलिटी और बीच बीच में हमारी आपकी बात होती है, ठीक है। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी। देखो, बात करें प्रोबेबिलिटी की, प्रोबेबिलिटी मतलब क्या हो, किसी चीज का मान लो परसेंटेज में निकालता हूं, या किसी भी चीज को मैं कहता हूं ये प्रोबेबल है, तो क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है? पहले मीन समझो, प्रोबेबिलिटी का मीन क्या है। मतलब किसी भी चीज की कितनी हिस्सेदारी है, उसकी कितनी प्रायिकता है, उसकी कितनी हिस्सेदारी है, एक तरह की क्या हुई, हिस्सेदारी जिसे बोलते हैं। दैट इज द वर्ड जिसे हम प्रोबेबिलिटी बोल सकते हैं अपनी लैंग्वेज, क्लियर। और इसमें जितनी भी चीजें आती हैं वो मैं एक वाइज आपको पहले बताऊंगा कि इसमें क्या आता है, एक्सपेरिमेंट, सैंपल स्पेस, इवेंट, सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड, क्लियर ना बात। तो बात करते हैं उन पे। बात जब हम यहाँ पे पहले करते हैं प्रोबेबिलिटी में, तो सबसे पहली चीज की बात हम करते हैं एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एक्सपेरिमेंट वैसे हिंदी में जो हम जानते हैं एक्सपेरिमेंट मतलब कोई कार्य किया जाए, तो वो भी यहीं पे, यहाँ पे भी यही है कि कोई कार्य हम किए। प्रोबेबिलिटी में एक्सपेरिमेंट है कि किसी का रियल लाइफ में भी हमारे क्या एक्सपेरिमेंट, किसी भी चीज को हम कोई अगर मैंने थियरी पढ़ी या कुछ पढ़ा तो उस पर एक्सपेरिमेंट मतलब उसका अभ्यास, उसका जो है रियल प्रैक्टिकल व्यू देखा, दैट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट। कोई कार्य किया, ठीक है। प्रोबेबिलिटी में एक्सपेरिमेंट है कि जब हम कोई एक्शन करते हैं, कार्य करते हैं, एक्शन लेते हैं, अगर उसका आउटकम मतलब रिजल्ट, आउटकम मतलब यहां पे रिजल्ट 2 और मोर देन 2 आए, 2 आउटकम क्या हो, 2 और मोर देन 2, तो दैट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास एक सिक्का है, मैं उस पर एक्सपेरिमेंट करना चाहूं कि मैं सिक्के को उछाला तो हमारे पास 2 कंडीशन मिली, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। वो बात की बात है, क्या आएगा मुझसे उससे मतलब नहीं, लेकिन मैंने सिक्के को उछाला तो मतलब मैंने कार्य किया। क्या किया? सिक्के को उछाला। तो जो उछाला दैट इज कॉल्ड एक्शन, कार्य किया। और जो आउटकम आया 2 और मोर देन, अगर वही हमारा क्या कहलाए, एक्सपेरिमेंट, पूर्ण एक्सपेरिमेंट वो कहलाए, ठीक है। अब हम बात कर, सबसे पहली चीज क्या प्रोबेबिलिटी में बात किया हमने, एक्सपेरिमेंट की। इन सबको समझते जाना, इनसे ही कनेक्टेड आता है क्वेश्चन, क्योंकि मैंने तभी फील आएगी जब इनको समझ लोगे आप, ठीक है। अब इनसे ही कनेक्टेड होता है क्या, इसके बाद आता है सैंपल स्पेस। अब ये सैंपल स्पेस क्या होता है, ठीक है। सैंपल स्पेस क्या होता है, एक्सपेरिमेंट्स मैंने बताया, जितने भी वर्ड यहाँ पे मैं लिखूंगा सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है।
ये सैंपल स्पेस क्या है? ये ऐसा पॉइंट है जिस पे पूरी प्रोबेबिलिटी चलती है, जिस पे पूरी प्रोबेबिलिटी चलती है। तो ये है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या? मैंने एक्सपेरिमेंट समझा, सैंपल स्पेस समझते हैं क्या? तो ये वही है जो हमारे आउटकम आए, जो हमारे आउटकम आए किसके? एक्सपेरिमेंट के। सैंपल स्पेस क्या है? मैंने कहा इससे कनेक्टेड है। ये इससे क्यों, किस टाइप से कनेक्टेड है? तो सैंपल स्पेस वही है जो इसके आउटकम आए एक्सपेरिमेंट के, उन्हीं का मैंने कहा एक सेट बना दिया, दैट इज कॉल्ड अ सैंपल सेट। मतलब द सेट ऑफ ऑल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट is called sample space, SP। ऐसे बात समझ में आई? सैंपल स्पेस क्या है? इसको अच्छे से समझ लो। जो आउटकम आए उन्हीं का सेट बनाया, मैंने कहा वही जो एक्सपेरिमेंट के आउटकम आए उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। क्लियर हो गई बात इतनी? इसको जो है जनरली हम डिनोट करते हैं, ये सैंपल स्पेस है, ठीक है। इसको डिनोट जिससे किया जाता है, डिनोटेड बाय एस। प्रोबेबिलिटी में इसे डिनोट किया जाता है, डिनोटेड बाय एस। सैंपल स्पेस को एस से डिनोट किया जाता है। और इसके जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स को एस के, उसे हम बोलते हैं सैंपल पॉइंट। क्या बोलते हैं? सैंपल पॉइंट। इतनी बात क्लियर हुई है? इतनी बात क्लियर हुई? एक्सपेरिमेंट देखा, सैंपल देखा। अब इसी से इंटरकनेक्टेड है क्या? जो हम थर्ड बात करेंगे, ये हमने पहले किसकी बात की? एक्सपेरिमेंट की। दूसरी किसकी बात की? सैंपल। अब इसी से तीसरा हमारा कनेक्टेड है इवेंट। ये इवेंट क्या है? हिंदी वर्ड इसका क्या है? घटना। घटना क्या होती है? मैंने कहा कि मैं जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया, वही घटना हो गई। यही है ना घटना। तो पहले हमने एक्सपेरिमेंट किया, कोई एक्शन किया, फिर उसके जितने आउटकम्स आए, दैट सेट ऑफ आवर आउटकम्स इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। अब बात हो रही है इवेंट क्या है? इवेंट का इस तरह सैंपल स्पेस से कनेक्टेड है, या इससे कनेक्टेड है, क्योंकि ये अगर इससे है, ये इससे। क्लियर? देखते हैं इवेंट क्या। तो इवेंट को भी मानो कि इवेंट भी एक प्रकार का क्या है? सैंपल स्पेस है। द सबसेट ऑफ एन सैंपल स्पेस इज कॉल्ड एन इवेंट। क्योंकि मैंने एक्सपेरिमेंट किया, कार्य किया, सैंपल स्पेस का उसका आउटकम आया, जो घटना, मैंने कहा कि मैं जा रहा था, मेरा एक्सीडेंट हुआ और वहां पे या तो घटना घटी, या तो मुझे चोट लगी या तो बच गई। दो आउटकम हुए, सेट ऑफ ऑल आउटकम्स। और इवेंट, घटना कब घटित हुई? मुझे जब इसका एक सबसेट मिला, मतलब या तो मैं जो है, या तो मुझे लगी चोट या तो नहीं, तो घटना ही घटित हुई। तो एक प्रकार का इवेंट हुआ क्या? सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। इवेंट क्या हुआ? सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। क्लियर हो गई बात? इवेंट क्लियर, सैंपल स्पेस क्लियर, एक्सपेरिमेंट क्लियर। तो ये तीनों हमने मेन फैक्टर को देखा। किसके? इसी प्रोबेबिलिटी के तीन मेन फैक्टर हमने देखा, एक्सपेरिमेंट, सैंपल स्पेस, इवेंट। अब इसी इवेंट में हम खेला खेलते हैं। इसी इवेंट में हमें जो है डिफरेंट टाइप के इवेंट्स देखते हैं। इसी इवेंट्स में मैंने कहा कि यहां पे देखता हूं, इसी इवेंट्स में, ये कहां से कनेक्टेड है? यहां से। इसी इवेंट्स में मैं डिफरेंट टाइप का इवेंट देखता हूं। पहले इवेंट की बात करता हूं, वो है सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट। एन इवेंट इज कॉल्ड सिंपल इवेंट। एक घटना सिंपल, साधारण घटना कही जाएगी प्रोबेबिलिटी की भाषा में, जब ये सिंगलटन सेट हो। मतलब क्या हो? ये सिंगलटन सेट हो। किसका? ऑफ अ सैंपल स्पेस।
क्योंकि इवेंट क्या है, सबसेट ऑफ अ सैंपल स्पेस, दैट इज कॉल्ड सिंपल। क्लियर? इवेंट में मैंने किसकी सबसे पहली बात की, सिंपल। क्लियर हो गई सिंपल इवेंट। अगर वो घटना मतलब कोई घटना सिंपल इवेंट साधारण घटना तब कही जाएगी जब ये सैंपल स्पेस से का जो सिंगलटन सेट मतलब एक सेट से क्या उसका क्या हो कनेक्टेड सैंपल स्पेस, दैट इज कॉल्ड अ सिंपल। क्लियर हो गई बात? सब पे एग्जांपल लेके बताओ। क्लियर थी बात? अब मैं बात करता हूं कंपाउंड। तो कंपाउंड इवेंट क्या है? सिंपल इवेंट समझ गया? तो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सिंपल इवेंट्स। टू और मोर सिंपल इवेंट। कंपाउंड इवेंट क्या है? जब यही सिंपल साधारण जो घटना हुई है इन्हीं को हम दो तीन फॉर्म मतलब इनको दो तीन तरीके से इनका इवेंट देखते हैं। वो जो इवेंट उन्हीं का जो कॉम्बिनेशन होता है दैट इज कॉल्ड एज कंपाउंड। आपने सिंपल इवेंट समझा, अब आपने कंपाउंड। क्लियर हो गई बात? नहीं, सिंपल कंपाउंड क्लियर हुई। एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। फिर से बोल रहे हैं, एक्सपेरिमेंट से सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस से इवेंट, इवेंट के डिफरेंट टाइप, सिंपल इवेंट, कंपाउंड। क्लियर? तो मैं यहाँ पे तो एक मतलब सिंपल टाइप के तुमको इवेंट बता दिया जो मतलब मेन है, इवेंट से रिलेटेड है, सिंपल इवेंट, कंपाउंड इवेंट। लेकिन जो अब आ रहे हैं वो उनको और ही मेन समझो। क्लियर? अब मैं बात करूंगा जो वो नेक्स्ट बात करूंगा जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, इन्हीं से रिलेटेड है, इसी इवेंट से रिलेटेड है, लेकिन ये क्या है, इंपॉर्टेंट इवेंट है। अब मैं जो पहली बात करूंगा वो करूंगा इक्वली लाइकली इवेंट्स। इक्वली लाइकली इवेंट्स। इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या? अगर मैंने कहा कि कोई सिंपल इवेंट, इसी सिंपल इवेंट पे पूरा खेला होगा जितने भी इवेंट्स आ रहे, मैंने कहा कि सिंपल इवेंट जो है यही किसी जो और इवेंट्स हो रहे हैं ऐसा कोई रीजन नहीं है कि वो दूसरे से अलग डिफरेंट दिख रहे हैं। इक्वली लाइकली मतलब इक्वली उनके समता समान रूप से उनकी ही तरह दिख रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड इक्वली लाइकली इवेंट्स। मतलब कोई सिंपल इवेंट, कोई दो तीन सिंपल इवेंट है मैंने कहा, और उसी सिंपल इवेंट को मैंने कहा जो उसमें से एक सिंपल इवेंट है, वो सिंपल इवेंट उन दोनों की अगर सेम तरीके से घटित हो रहा है उन दोनों की तरह, दैट इज कॉल्ड, दीज आर द इक्वली लाइकली इवेंट्स। क्लियर हो गई ना बात? इक्वली लाइकली क्लियर? अब मैं बात करूंगा, इसी को बोला जाता है नहीं ठीक है, ये इक्वली लाइकली इवेंट। अब मैं यहीं पे बात करूंगा एग्जॉस्टिव इवेंट। इसकी बात करूंगा एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ठीक है? एग्जॉस्टिव इवेंट क्या? तो एग्जॉस्टिव इवेंट्स का कोई इनसे लेना देना नहीं, इसका लेना देना सीधे एक्सपेरिमेंट से। एग्जॉस्टिव इवेंट का लेना देना सीधे एक्सपेरिमेंट से। क्या बोलता है ये कि ऑल द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट विच कैन टुगेदर मेक अ डिफरेंट इवेंट दैट इज कॉल्ड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। डिफिनेशन आप समझ में आया? हिंदी वर्ड में बोलूं कि किसी एक्सपेरिमेंट की जो पॉसिबल आउटकम्स होंगे अगर वो आउटकम मिलाकर अलग अलग इवेंट्स बनाते हैं दैट इज कॉल्ड एग्जॉस्टिव। क्लियर? डीबी क्लियर? डिफिनेशन समझते रहो, बात समझना। अभी मैं सबका मैं आपको एग्जांपल लूं। क्लियर? एग्जॉस्टिव इवेंट क्या हो गया? क्लियर हो गया। अब मैं जो नेक्स्ट बात करूंगा वो करूंगा सी, जो इंपॉर्टेंट है इसको समझ भी लो, पूछ भी लेता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इसी को बोला जाए डिसजॉइंट इवेंट्स।
क्या होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और डिसजॉइंटेड। ठीक है, क्या मैंने एक इवेंट मेरा ये हुआ, एक इवेंट, अगर ये दोनों इवेंट एक साथ किसी इवेंट में शामिल नहीं होते हैं, अगर मैंने कहा कि 2 इवेंट हुए और 2 इवेंट में से ये दोनों इवेंट एक साथ जो है एक साथ शामिल नहीं होते हैं, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और डिसजॉइंटेड। बात समझ में आई? और इनको अगर मैथमेटिकली फॉर्म दूं तो मतलब मैंने कहा ए और बी का जो इंटरसेक्शन था वो कुछ नहीं था। 2 इवेंट हुए मेरे पास, समझना इसको अच्छे से, 2 इवेंट हुए हमारे पास और इन दोनों इवेंट में से कोई कनेक्शन नहीं, कुछ कॉमन नहीं, तो मतलब इन दोनों इवेंट का जो इंटरसेक्शन था कुछ भी नहीं था, मतलब फाई था। ए इंटरसेक्शन बी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के केस में ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या होगी? फाई होगी। याद रखना, ये कभी कभी पूछते हैं। क्लियर? ये थे हमारे इवेंट्स। इसी में मैं लास्ट टर्म की बात कर लेता हूं। एक लास्ट टर्म जो है वो होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट क्या होता है? ये सैंपल स्पेस में मौजूद जो सैंपल पॉइंट्स हैं उन्हीं का जो है क्या सेट होता है। सैंपल स्पेस में जितने भी सैंपल पॉइंट्स मौजूद हैं उन्हीं का जो कलेक्शन होता है, मतलब सेट ऑफ ऑल सैंपल पॉइंट्स इन सैंपल स्पेस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट्स। ठीक है, इसको जनरली मैंने कहा कोई ए इवेंट हुआ तो इसको मैंने कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट, इसका इवेंट कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट कहलाएगा। इसको ए बार या ए टू पावर सी से डिनोट किया जाता है। बात समझे? डिनोशन देख लेना इसका, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन। ठीक, ये थी पूरी प्रोबेबिलिटी की कहानी और इसी प्रोबेबिलिटी में मुझे कहानी खेलना है और इसी में ये पूरी थियरी थी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसके अलग अलग केसेस पे अलग अलग प्रॉपर्टीज बताऊंगा जिसपे फॉर्मूलेज आते हैं। ये इसी पे पूरी कहानी, जो एक इसका इंट्रोडक्शन था प्रोबेबिलिटी का, वो मैंने बताया। पहले मैंने एक्सपेरिमेंट बताया, एक्सपेरिमेंट से सैंपल स्पेस कनेक्टेड है, सैंपल स्पेस से इवेंट कनेक्टेड है, इवेंट में मैंने सिंपल इवेंट और कंपाउंड इवेंट की बात की, कंपाउंड में मैंने इक्वली लाइकली की बात की, एग्जॉस्टिव की बात की, फिर मैंने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की बात की, इवेंट वहां पे खत्म हुआ, फिर मैंने कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट की बात किया। सभी एक दूसरे से कनेक्टेड और मैंने उनसे बात करते हुए चला। क्लियर? मैंने उन पे क्या किया, पूरी बातें की। क्लियर ना? तो ये प्रोबेबिलिटी का एक तरह से क्या था, इंट्रोडक्शन था। अब मैं चलता हूँ इसके थियरी पोर्शन पे, थियरी कह रहा हूँ, इसकी प्रॉब्लम पोर्शन पे, मतलब कैसे प्रॉब्लम पूछता है एग्जाम में आपके, तो उसको देखते हैं। क्लियर? थोड़ा हम मैथमेटिकल डिफिनीशन देख लेते हैं। मैथमेटिकल डिफिनीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। अभी तक तो हमने इसको देखा, इसके फॉर्म्स देखे, देखिए इसकी मैथमेटिकल डिफिनीशन क्या होती है। मैंने कहा मेरे पास n सैंपल पॉइंट्स हैं। क्या है? n सैंपल पॉइंट्स हैं। किसी सैंपल स्पेस पे n सैंपल पॉइंट्स हैं और मैं ये n सैंपल पॉइंट्स का, जब मैंने कहा कि n सैंपल पॉइंट्स है मेरे पास, अगर n सैंपल पॉइंट्स है मतलब इनके पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव एंड इक्वली लाइकली इवेंट्स होंगे। सॉरी, इवेंट्स क्या है, केसेस होंगे। मैंने कहा मेरे पास, मैंने n सैंपल पॉइंट्स लिया है। ठीक है, वो मैंने
अगर मैंने कहा n सैंपल पॉइंट्स हैं तो मेरे पास n म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव एंड इक्वली लाइकली केसेस। बात समझ रहे हो? मैंने सैंपल पॉइंट मतलब क्या किया, टोटल नंबर। मैंने कहा कि एक सैंपल पॉइंट का मतलब समझ लो, अगर मैं रियल फॉर्म में लूं, मैंने कहा इसमें टोटल नंबर ऑफ केसेस जितने हैं वो n है, दैट इज द सैंपल पॉइंट्स। एंड उसी में 3 प्रकार के, मैंने कहा 50 बच्चे हैं जिसमें 3 प्रकार के बच्चे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, ठीक है। तो उसी में ऐसे उसमें 3 केसेस हो गए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव एंड इक्वली लाइकली केसेस। मैंने इसी में बोल दिया ये 3 तो केसेस होंगे, और इसी में मैंने कोई एक इवेंट, इफ एंड इवेंट, मैंने कहा m कोई ऐसा इवेंट है जो मैंने कर दिया, एक्सपेरिमेंट, मतलब एक घटना मैंने m घटित किया। बात समझ रहे हो क्या? प्रोबेबिलिटी की डिफिनीशन आपको समझा रहा हूं। मैंने कहा n सैंपल पॉइंट, ये समझ में आया, ये समझ में आया। अब मैं बात कर रहा हूं, मैंने कोई इवेंट a लिया और उसमें जो है मैंने कोई इवेंट ए लिया, एन इवेंट ए लिया, और मैंने कहा कि उसमें जो सैंपल पॉइंट्स है वो m है, कोई अलग घटना की। तो यही पूछ रहा है कि इसमें और इसकी प्रोबेबिलिटी कहां से कहां तक एग्जिस्ट कर सकती है। पहली बात तो इसकी, मैंने कहा, उसने कहा इसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी बताओ अगर ये इससे कोरिलेटेड हो, इन सैंपल पॉइंट से रिलेटेड हो। प्रोबेबिलिटी समझना, मेरे पास n सैंपल पॉइंट्स हैं, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव एंड इक्वली लाइकली केसेस बनेंगे 3, और मैंने कहा इसी में से कोई इवेंट ए लिया, उसी में से अलग इवेंट नहीं है, उसी से कनेक्टेड इवेंट ए लिया, और उसने बोला उसमें m सैंपल पॉइंट्स है, और उसी सैंपल पॉइंट से इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ इससे कोरिलेट करके। तो पहली बात तो इसको जिससे डिनोट करेंगे वो PA, प्रोबेबिलिटी ऑफ A कहां से कहां तक एग्जिस्ट करेगी। तो ध्यान देना, कोई भी प्रोबेबिलिटी 0 to 1 एग्जिस्ट करती है। इसका प्रूफ मैं अभी नहीं दूंगा कुछ, बस बातें समझना। कोई भी प्रोबेबिलिटी 0 to 1 एग्जिस्ट करती है, क्योंकि मैंने कहा कि मैं प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, मैंने कहा मेरे पास टोटल नंबर ऑफ केसेस 50 है, तो या तो उस केसेस में अगर 50 केसेस हैं तो 50 केसेस में से या तो टोटल 50 ठीक होंगे, या 49 या 48 या 46। तो जो वही कह रहा है, जो प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी या तो एकदम कुछ नहीं, या तो एक भी नहीं ठीक होंगे, लास्ट तक जाएगा, और या तो फिर 50/50 होंगे, 51, जो 1 इक्वल आएगा। ग्रेटर मतलब कितना हो रहा है 1, क्या 51/50 अगर संख्या है तो क्या 51 आ जाएंगे क्या? एक कहां से बढ़ जाएगा, उसका तो वैल्यू देना पड़ेगा ना। तो दैट इज द पॉइंट, क्यों प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच बिलोंग। बात समझ आ गई अपनी? तो वही बोल रहा है, जो प्रोबेबिलिटी होगी वो, मैं जहां पे 0, ये इस केस में क्या है, m क्या है, 0 से m बड़ा है, और m क्या है, m से क्या है, n बड़ा है, ठीक है। यहां पे जो प्रोबेबिलिटी हमें मिलेगी PA, जो m पॉइंट्स है, ये m पॉइंट्स क्या है इसके अंदर में, ठीक है। तो जो प्रोबेबिलिटी हमें मिलती है PA = m/n। ऑलवेज ध्यान रखना कि जो है प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज की 0 to 1 के बीच में। बात समझ में? प्रोबेबिलिटी की मैथमेटिकल डेफिनेशन क्लियर हुई क्या? बात समझ में आ गई? ठीक है। अलग अलग केसेस की बात इसी में करते हैं कि मैंने कोई सैंपल स्पेस S लिया जिसमें A1 A2 ... AN सैंपल स्पेस है। बात समझ में? तो पहली प्रोबेबिलिटी में ग्रेटर, सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी, जो यहाँ पे मैं अभी 50 और 40 लेके समझा रहा था, वही कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं। सैंपल पॉइंट कितने हैं, n ही। मैंने कहा कि जब n टर्म्स लेना हो तो उसकी n टर्म्स लेने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1, n/n, टोटल टर्म्स है n+1 तो नहीं है ना, इसीलिए x से ज्यादा नहीं होगी। ये प्रॉपर्टी ध्यान रखना। मैंने कहा कोई टर्म्स नहीं है, कोई टर्म्स इसमें से ले नहीं रहा हो, तो पॉइंट्स तो हमारे पास n सैंपल पॉइंट्स है, लेकिन कोई टर्म्स नहीं लिया तो 0। क्लियर? प्रोबेबिलिटी कहां से कहां तक एग्जिस्ट कर रही है वो मैंने बताया। क्लियर? ये था मैंने आपको एक मैथमेटिकल डेफिनेशन प्रोबेबिलिटी का दिया। क्लियर मैथ की बात? अब चलते हैं अलग अलग बात कर, मैं अलग अलग पॉइंट की बात कर।
जो मेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है प्रोबेबिलिटी की, वो जिससे क्वेश्चन पूछते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ डायरेक्ट। ये तो मैं और प्रोबेबिलिटी को एकदम डिफाइन कर दिया जैसे रियल क्लास में। ठीक, चलते हैं, मैं उनकी प्रोबेबिलिटी की बात करूंगा। odds against and odds favor of an event। इसका मतलब जब फेवर में कोई इवेंट हो, कोई इवेंट को मैंने ले लिया, तो अगर कोई केस उसके फेवर में है तो उस पे क्या है, और नॉन फेवर में है तब क्या है, उसके अगेंस्ट क्या है, तब उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ये चीज की, ये है इसकी प्रोबेबिलिटी। इस पे क्वेश्चन पूछता है, इसलिए ये है इसकी पहली प्रोबेबिलिटी। मैंने कहा कि मेरे पास m और n केसेस, अगर m प्लस n केसेस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव और इक्वली लाइकली केसेस हैं, अगर ये तीनों केसेस हैं, ठीक है, अगर m प्लस n केसेस क्या हैं, ये केस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव और इक्वली लाइकली केसेस हैं, देन मैंने कहा कि कोई इवेंट एक हुआ, कोई घटना एक घटित हुई, और वो जो घटना घटित हुई वो सिर्फ m में ऑकर की, मतलब m में गई, m केस में गई, नॉट इन n केस। वो a इवेंट किसमें घटना घटित हुई, m के पाले में घटित हुई, तो जो m के पाले में, मैंने कहा उसकी प्रोबेबिलिटी, जो घटना की प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी। टोटल कितने थे, m प्लस n केसेस थे। घटना किसमें घटित हुई, m में घटित हुई, तो जब उसके फेवर में घटित हुई तो m अपॉन m प्लस n, अगर n के होती तो n अपॉन m प्लस n। अगर मैं इसी की बात करूं, अगर उसके फेवर में नहीं हुई तो ध्यान देना pa की वैल्यू हो जाती है 1 माइनस, जो pa बार की वैल्यू हो जाती है 1 माइनस घटना ना घटित हुई, घटना घटित हुई, घटना ना घटित हुई, तो 1 माइनस m अपॉन m प्लस n। मतलब अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो m प्लस n माइनस m अपॉन m प्लस n, ये आ गया n अपॉन m प्लस n। बात समझ लो, घटना घटित हुई, घटना नहीं घटित हुई। दैट इज क्लियर, ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हुआ ना। ये ठीक जब अगेंस्ट हो कोई इवेंट, कोई किसी के अगेंस्ट हो, किसी केस के, किसी केस के अगेंस्ट, क्लियर, उसके फेवर। दैट इज क्लियर, क्लियर। तो मैं नेक्स्ट टॉपिक, बात समझ में, चलते हैं। तो कुछ मैं एडिशन थ्योरम्स की बात कर दूं। देखो पूरी मैं बता नहीं पाऊंगा इनको, जो है मैं आपको इन्हीं के बीच में अभी मैं वो डाल दूंगा, ठीक है, इन्हीं के बीच में वो डाल, जो इंपॉर्टेंट हमको मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। इन्हीं के बीच में क्या करूंगा, मैं अभी आपको पिक्चर डाल दूंगा, पिक्चर देख लो, ठीक है। यहाँ पे भी मैं बता दूँ, देखो जब कोई दो इवेंट है हमारे पास, तब अलग अलग उस पर कैसे थ्योरम अप्लाई करते हैं क्वेश्चन के ऊपर, क्लियर, वो देखते हैं। इफ ए एंड बी इवेंट्स आर इवेंट्स, अगर ए और बी कोई इवेंट है इन एस, इफ ए एंड बी इवेंट्स इन एस, सैंपल स्पेस, एस क्या है हमारा, सैंपल स्पेस, ठीक है। तब अगर मैं बात करूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा, तो वो होगा पी ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन। बात क्लियर हुई। सैंपल स्पेस में दो इवेंट है हमारे पास, ए और बी, मैंने कहा उनका यूनियन, मतलब जब उनको जोड़ेंगे तब उनका प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन। क्लियर हो गई बात। इसी में हम अलग अलग केसेस बनाते हैं, जैसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के केस में ये जीरो हो जाता है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के केस में जब ये जीरो हो जाता है, तो यहां से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जब कोई इवेंट है, तब हम क्या, पी ए यूनियन बी की वैल्यू क्या मिलती है, पी ए प्लस पी बी। बात समझ में आ गई। तब हमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के केस में क्या मिलती है, पी ए प्लस पी बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी टू यूनियंस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ वन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड। क्लियर, ये इक्वल ही होगा
PA प्लस PB इक्वल हो सकता है, लेकिन ये कभी छोटा नहीं हो सकता इस यूनियन से। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B डज नॉट ग्रेटर देन, ध्यान देना ये कभी ये ग्रेटर नहीं होगी PA प्लस PB से। बात समझ रहे हो ना? मतलब इट्स ऑलवेज ये PA प्लस PB जो होगा ग्रेटर देन और इक्वल होगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के केस में सिर्फ इक्वल होगा और सबकी केस में क्या होगा, या तो ये ग्रेटर ही होगा। ठीक है, जब PA यूनियन B की बात है तो ये क्या होगा, ग्रेटर और इक्वल ही होगा, छोटा नहीं होगा PA यूनियन B से। ओ ठीक है, बात समझ में आ गई? ऑलवेज ये ग्रेटर ही होगा। सिर्फ एक केस जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का केस आएगा तब ये इसके इक्वल हो। क्लियर? यहीं पे अगर मैंने कहा कि ये तो मेरे पास 2 इवेंट्स थे, मैंने कहा अगर मेरे पास 3 इवेंट्स A, B एंड C हैं, तब एडिशन थ्योरम क्या होता है? तब वही तो PA यूनियन B यूनियन C की जो वैल्यू आती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B यूनियन C की जो वैल्यू आती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन C माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ C इंटरसेक्शन A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। मतलब मैंने तीन पूरा सेट वाला ही लग रहा है, पूरा सेट वाला डेफिनेशन लग रहा है, तो सेट के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखना। सेट तो यार सिंपल है, उसको भी बताना पड़ेगा आपको। PA यूनियन B यूनियन C, जब मैंने कहा कि तीनों को कंबाइन किया तो उनकी प्रोबेबिलिटी क्या आती है, A की प्रोबेबिलिटी प्लस B की प्रोबेबिलिटी प्लस C की प्रोबेबिलिटी, फिर दोनों में जो कॉमन है उनकी प्रोबेबिलिटी, जो फिर B और C में कॉमन है उनकी प्रोबेबिलिटी, फिर जो C और A में कॉमन है उनकी प्रोबेबिलिटी, और जो तीनों में कॉमन है प्लस उनकी। ठीक है, ये होता है जब 3 केस। ठीक है, ये अलग अलग थ्योरम्स थे, और भी एडिशन थ्योरम्स है जो जनरल थ्योरम्स है, वो आप पिक्चर में डाल देना। देखो देख लिया, तो ये जो है उस पे बेस्ड। क्लियर ना? ये अब चलते हैं कुछ इसके थ्योरम पे, जो बेस थ्योरम वगैरह है उस पे भी चलते हैं, और जो इंपॉर्टेंट है 2-3 और पॉइंट है उसको देख लेते हैं, और ये की प्रोबेबिलिटी की थ्योरी। क्लियर? अभी से मैं बात करता हूँ इसकी मल्टीप्लिकेशन। क्लियर? देखते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम की बात करने से पहले मैं इसमें कुछ जानूंगा। सबसे पहले मैं जानूंगा इसमें इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में। इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं? मैंने कहा मेरे पास 2 इवेंट्स हुए A एंड B, ये इंडिपेंडेंट ये कहलाएंगे, तब कहलाएंगे जब A का B से कोई रिलेशन ना हो और B का कोई A से रिलेशन ना हो, तो दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट इवेंट्स। क्लियर? डिफरेंस क्या है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट इवेंट्स में? तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं, इंटरसेक्शन की बात मैंने वहां करता हूं, वहां उनकी वो इंटरसेक्शन वहां पे क्या होता है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या, मैं सेम टर्म लेता हूं, लेकिन यहां पर मैं डिफरेंट टर्म लेता हूं, सेम सैंपल स्पेस से लेता हूं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव से, मतलब यहां, लेकिन यहां पर दूसरे एक्सपेरिमेंट से लेते हैं। बात समझ में आई? इंडिपेंडेंट इवेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में यह डिफरेंस है। इसको इंडिपेंडेंट इवेंट मेरा एंड होता है, एंड से डिनोट किया जाता है, जो अभी आपको मैथमेटिकल रीजनिंग में पढ़ाऊंगा, लेकिन ये जो होता है वो और से डिनोट होता है। बात समझ में आई? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, बात समझ में आ रही क्या? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट इवेंट्स, बात समझ में आई? इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, और डिफरेंस क्या होता है। क्लियर ना इतनी बात? अब मैं बात करता हूं थोड़े इसके थ्योरम्स की, जो मैंने कहा, और 2 केसेस इसमें भी मैंने। पहला केस होगा जब, ये तो आपने देख लिया, ये देख लिया, इसको मैं यहीं से हटाता हूं, इसको, ठीक ना? जब पहला केस होगा जब इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे, जब क्या हो हमारे पास इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो। ठीक है, मैंने कहा मेरे पास A और B 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तब मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या है। बात समझ में? तब मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या, इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन B इज इक्वल टू होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A। जब 2
इंडिपेंडेंट इवेंट्स है जहां पर ए और बी एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी इज इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अगर मैं इसी को बोल दूं और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए इज इक्वल टू होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। जब इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो तब ए और बी, ध्यान देना, इसको देख लेना, केस क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट है। जब ए और बी दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो तब पी, अब इसी की वैल्यू बदल जाएगी जब इंडिपेंडेंट नहीं होगा, पी ए अपॉन बी की वैल्यू पी ए और पी बी अपॉन बी ए की वैल्यू पी बी। बात क्लियर हुई, बात समझ में आई। इसी में जब इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो पी ए, ये तो ए, ये पहली ए थी, मान लो पी अपॉन बी की वैल्यू क्या होगी, पी ए के बराबर, और पी बी अपॉन बी के पी बी अपॉन ए की वैल्यू क्या होगी, पी बी के बराबर, जब इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। लेकिन मैंने कहा कि अगर इसी में दूसरा केस मैंने लिया, सॉरी इसी में दूसरा केस लिया, पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या होगी, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है, इंडिपेंडेंट नहीं होता तो इसकी वैल्यू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या हो जाती, ए इंटरसेक्शन बी 5। लेकिन पी इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या होगी, तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स में पी ए डॉट पी बी, पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या होगी, पी ए डॉट पी बी, या पी, इसी को पी ए बी भी बोलते हैं, इस क्या होगी पी ए डॉट, इसी को क्या बोलेंगे। और दो केस आए इंडिपेंडेंट इवेंट में, जब पी ए अपॉन बी आएगा तो वैल्यू पी ए, पी बी अपॉन बी ए आया तो पी बी, ऊपर वाला जो टर्म हुआ वही उसी की प्रोबेबिलिटी भी है। और जब इंटरसेक्शन की बात होगी, इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन की बात होगी तो पी ए डॉट पी बी। ठीक है, ये मैंने बात की जब इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। अब मैं सेकंड केस लूंगा जब इवेंट्स आर नॉट इंडिपेंडेंट, जब इंडिपेंडेंट नहीं है। इन्हीं फॉर्मूला का देखो क्या फॉर्म बन जाता है। ये मैंने बात की जब इंडिपेंडेंट इवेंट्स थे, जब मैं बात करूंगा जब इंडिपेंडेंट नहीं है, तब ए और बी है, तब इसी जब इवेंट्स और नॉट इंडिपेंडेंट होंगे तब इसी की वैल्यू, यही जो पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू यहां पी ए डॉट पी बी आ रही थी, पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू जो यहां पे पी ए डॉट पी बी आ रही थी, वो वैल्यू आएगी पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू पी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में बहुत, ये इसी में क्वेश्चन ही पूछता है, मल्टीप्लिकेशन दो केस बन रहे हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स और नॉट इंडिपेंडेंट। पी ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी। बात समझ में आई, ये थी, ये होगा किसके केस में, जब इंडिपेंडेंट नहीं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। क्लियर हो गई बाबा, इंडिपेंडेंट के में अलग और नॉट इंडिपेंडेंट में अलग। क्लियर, जब दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट है, जब दो इवेंट इंडिपेंडेंट। क्लियर ना, बात समझ में आ गई। तो ये थी पूरी थ्योरम्स, एडिशन थ्योरम, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। इंपॉर्टेंट कौन सी है, ये भी है, लेकिन इसमें केसेस जो है ये क्वेश्चन इजी हो जाते हैं, लेकिन इस पे घुमा देगा। इंडिपेंडेंट और नॉट इंडिपेंडेंट के केस ध्यान रखे रहना, अलग हो जाते हैं, तुरंत प्रॉब्लम अलग हो जाएगा। ठीक, इसलिए बात समझ में आ गई ना, इंडिपेंडेंट नॉट इंडिपेंडेंट। तो ये थी इसके थ्योरम। अब मैं दो चीजें की और बात करूंगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम, जो हमारे वो भी इंपॉर्टेंट है चीजें। ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम, उसके बाद हमारी प्रोबेबिलिटी की थ्योरी पूरी। क्लियर, आगे मैं किसकी बात करूंगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की मैंने कहा कि ए और बी कोई दो इवेंट्स है, कोई एन इवेंट्स हैं, कोई इवेंट्स हैं, एन इवेंट्स इन सैंपल स्पेस एस। क्लियर, मैंने कहा ए और बी कोई दो इवेंट्स हैं सैंपल स्पेस एस में, तो कोई भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वो होगी, मैंने कहा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को जो हम डिनोट करेंगे
मैंने कहा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए। मैंने कहा कि अगर मेरे पास दो इवेंट सैंपल स्पेस में कोई दो इवेंट्स हैं ए और बी मैंने ले लिया, तब मैं बात करता हूं उनके कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की। मैंने कहा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, कोई उसमें से सिंगल इवेंट लिया, मैंने कहा उसकी सिंगल इवेंट्स कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बताओ मुझे रिलेटिव टू ए। तो वो उससे पहले डिनोट करते हैं अपॉन ए से, पी बी अपॉन ए से। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए, उसको क्या डिनोट करेंगे, पी बी अपॉन ए। बात समझ में आई? इसकी वैल्यू जो होगी वो होगी पी बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ए। मतलब किसी भी प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए होगी कि उन दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी अपॉन ए की प्रोबेबिलिटी। ये होती है हमारी कंडीशन। और किसकी, बी की, विथ रिलेटिव टू ए। मैंने कहा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी क्या होगी, तो वो हो जाएगी पी ए अपॉन बी इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। जो नीचे वाला है वो नीचे जाएगा उसकी प्रोबेबिलिटी और उन दोनों का इंटरसेक्शन। ये है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब मैंने कहा मेरे पास तीन कोई इवेंट्स, तो मुझे बताओ इसी की ए के रिलेटिव क्या होगी प्रोबेबिलिटी, मतलब पी सी अपॉन। बात समझ रहे हो? तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। तो मेरे पास दो ही अभी है, सी और ए, तो इनकी भी वैल्यू क्या आ जाएगी, पी सी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ए। बात समझ में आ गई क्या? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्लियर? ध्यान देना है यहां पे ये डज नॉट इक्वल टू जीरो होगा, ये जो डिनोमिनेटर है डज नॉट इक्वल टू जीरो होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डज नॉट इक्वल टू जीरो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, प्रोबेबिलिटी मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी जीरो नहीं होगी, ठीक है। तब ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट करेगी, ठीक। ये थी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब मैं यही बात करता हूं बेस थ्योरम, इंपॉर्टेंट है ये जेई के उससे, इंपॉर्टेंट है बेस थ्योरम। क्या होता है बेस थ्योरम, ठीक, देखते हैं। देखो बेस थ्योरम सिर्फ दो में लगता है, दो इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में एंड एग्जॉस्टिव में। पहली बात तो क्लियर हो गई, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव में लगता है। क्यों? क्योंकि मैं इक्वली लाइकली क्यों नहीं लिया, क्योंकि वहां पर सेम टाइप के इवेंट्स होते हैं, यहां पर सेम टाइप के इवेंट्स नहीं है। मतलब मैंने कहा कि मेरे पास A1, A2, A3 डॉट 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 AN इवेंट्स हैं जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं, और इसमें से कोई A इवेंट्स ऐसा है जो इसी में ऑकर कर रहा है, इसी में साथ रह रहा है, तो बेस थ्योरम उसकी प्रोबेबिलिटी बताता है। मतलब बेस थ्योरम बताता है कि PAI अपॉन ए की जो वैल्यू होगी, ए आई क्या है, आई की वैल्यू कहां से, 1 to n एग्जिस्ट करे, ठीक है। तो पी ए आई अपॉन ए की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, मतलब ए आई कोई टर्म, मैंने इसमें से कोई भी इवेंट ले लिया, A1, A2, A3 ए से AN में आई की वैल्यू कुछ भी पुट कर दिया, और उसके जो ए है हमारा इवेंट इसी में ऑकर कर रहा है, उसके रिलेटिव इसकी वैल्यू क्या होगी, वही बेस थ्योरम बता रहा है। तो वो फॉर्मूला बेस ने दिया, वो बेस थ्योरम उसी को बोला गया। तो बेस थ्योरम बोलता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इसी का जिसके रिलेटिव था वो अपोजिट हो जाएगा। मतलब ए आई के रिलेटिव ए था, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाला था, अब ए के रिलेटिव ए आई की प्रोबेबिलिटी निकाला, मतलब ए अपॉन ए आई। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन ए आई अपॉन सबका अपॉन समेशन ऑफ, समेशन में आई की वैल्यू 1 to n, समेशन ऑफ आई की वैल्यू कहां से 1 to n एग्जिस्ट कर रही है, पी ए आई इंटू पी ए अपॉन ए आई। ये है बेस थ्योरम, ये क्या है हमारा बेस थ्योरम। अगर जैसे मैं आपको एक्सपेरिमेंटल वे दिखाता हूं, यहां देखो, अब मैं आपको एक्सपेरिमेंटल वे दिखाता हूं। मैंने कहा कि मेरे पास तीन इवेंट्स हैं, A1,
A2 A3, बात समझ रहे हो? A1 A2 A3, मेरे पास कोई 3 इवेंट है। अब मुझे बेस थ्योरम लगाना है। A2 की वैल्यू मुझे A के रिप्लेस, मैंने कहा कि A से रिलेट करना है। A कोई हमारा जो है इसमें ऑकर कर रहा है इवेंट, मुझे इस इवेंट की A2 की A के रिलेटिव्स की वैल्यू निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो क्या हो जाएगा? P ऑफ A2 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन A2 अपॉन I की वैल्यू कहां से? 1 2 3, तो क्या होगी वैल्यू? प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन A2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन। यही तो बोल रहा है बेस थ्योरम, यही तो समेशन है 1 to n, जो यहां वैल्यू वही वहां वैल्यू। बात क्लियर हुई ना? ये बोलता है बेस थ्योरम, यही है बेस थ्योरम। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम, प्रॉब्लम्स इसको डायरेक्ट पूछ लेता है। क्लियर? क्लियर? ये थी हमारी पूरी प्रोबेबिलिटी की कहानी। मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था, अगर समझ नहीं आ रहा पीएनसी प्रोबेबिलिटी कुछ होगा, सिर्फ क्वेश्चन लेके कुछ होगा नहीं, तो क्वेश्चन खुद से करो, खुद से फील करो इसको, तब आएगा ये समझ। मैं यहाँ पे क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन दे दूंगा, जेईई मेंस का कोई प्रॉब्लम नहीं, इसलिए मैं इसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा। क्लियर? हमने प्रोबेबिलिटी की क्या की, थियरी कंप्लीट कर ली। अब इसी लेक्चर में मैं बाइनोमियल थ्योरम की भी बात करूंगा। ठीक है, मतलब बाइनोमियल हमने नहीं कवर किया, तो छोटा सा टॉपिक है बाइनोमियल, उससे उसके क्वेश्चन पूछ लेता है, उसका एक क्वेश्चन भी लूंगा, हो सके तो, नहीं हो सकता तो, क्योंकि उसको उस पर क्वेश्चन पूछेगा कि नहीं पूछेगा ये नहीं मैंने रखा। ठीक है, तो जो उसके जनरल टर्म्स है, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है, मैं बाइनोमियल थ्योरम के वो भी बता देता हूँ इसी लेक्चर में। ठीक है, तो यहीं पे मैं बाइनोमियल थ्योरम की भी बात करूँगा। क्लियर? प्रोबेबिलिटी क्लियर हो गया। अब यहीं मैं इसकी बात करना चल रहा हूँ बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, देखते हैं इसकी बात करूँगा मैं, बाइनोमियल थ्योरम। देखो, बाइनोमियल थ्योरम हमें बताता क्या है, ये अलजेब्रा का ही पार्ट है ये भी। तो बाइनोमियल थ्योरम मतलब मैंने कहा कि हम a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो बाइनोमियल थ्योरम ये बताता है कि ये आया कहां से, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये तो मल्टीप्लिकेशन से भी देख सकते हैं, यहां से ये जो फॉर्मूला आया है इसी को फॉर्म करने के लिए, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी टू होल पावर 1 ये आया, a प्लस बी आया, a प्लस बी का होल स्क्वायर ये आया, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी आया। ऐसे डॉट 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 में उसने पूछा a प्लस बी टू पावर n का फॉर्मूला क्या होगा। तो ये जो है, ये टर्म जो है यही होती है, ये पूरा टर्म आया, ये बाइनोमियल थ्योरम से आता है। तो बाइनोमियल थ्योरम क्या बताता है, इसी का फॉर्मूला बताता है कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ a प्लस बी टू पावर n। क्या इसका जब पावर n हो या कुछ भी पावर हो, n की जगह हम वैल्यू रख दें, तो वो बाइनोमियल एक्सपेंशन से मैं इस वैल्यू को पुट कर सकूं। तो वो एक्सपेंशन क्या है, दैट इज कॉल्ड बाइनोमियल थ्योरम। वही एक्सपेंशन ही बाइनोमियल थ्योरम है। क्लियर? तो यही a प्लस बी टू पावर n का जो फॉर्मूला आता है वो आता है MC0, C क्या है, कॉम्बिनेशन, इसको MC0 इंटू a टू पावर n फर्स्ट पावर n, बात समझ रहे हो, MC0 a टू पावर n और b टू पावर 0, मतलब a टू पावर n गया तो b टू पावर 0, जो c के लास्ट, ध्यान देना b टू पावर वही रहेगा जो c के यहाँ लास्ट कर रहे थे, जिसपे जितना हम सेलेक्ट किए हुए हैं, बात समझ रहे हो, वो इसकी पावर है। तो b टू पावर 0 की वैल्यू क्या ज्यादा हो जाती है 1। तो MC0 इंटू a टू पावर n प्लस MC0 इंटू a टू पावर n प्लस NC1 इंटू a टू पावर n माइनस 1, जितना यहाँ है उतना ही माइनस भी होगा, n माइनस 1 इंटू b टू पावर 1 या b
b2 पावर 1 का मतलब b, ऐसे प्लस nc2 इंटू a2 पावर n माइनस 2 इंटू b2 पावर 2। बात समझ रहे हो क्या? ठीक, ऐसे डॉट प्लस mc3 a2 पावर n माइनस 3 इंटू b2 पावर 3 डॉट 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 डॉट। ये डायरेक्ट अगर मैंने कहा मैं लास्ट टर्म पूछूं तो लास्ट टर्म के हिसाब से ये क्या हो जाएगा, mcn मैंने कहा mcn माइनस 1 इंटू a2 पावर n माइनस n माइनस 1 मतलब n माइनस n 0 माइनस माइनस प्लस a2 पावर 1 बचेगा, मतलब a इंटू b2 पावर इसकी पावर n माइनस 1। बात समझना, प्लस ncn a2 पावर 0, a2 पावर क्या हो जाएगा 0, अब तो 0 हो जाएगा ना, n माइनस n 0 हो जाएगा, तो a2 पावर 0 की वैल्यू 1 इंटू b2 पावर n। ये होता है बाइनोमियल एक्सपेंशन। क्या होता है ये? बाइनोमियल एक्सपेंशन। यही है बाइनोमियल एक्सपेंशन और इसी को बोला जाता है बाइनोमियल थ्योरम। बात क्लियर हुई क्या? यही होता है हमारा बाइनोमियल थ्योरम। अब इसी में हम अलग अलग टर्म की बात करते हैं। इसी में मैं बात करता हूं इसके जनरल टर्म की। जनरल टर्म वो टर्म होता है जिस पर हम वैल्यू रखते ही हमें कोई भी वैल्यू मुझे मिल जाए, उस टर्म की वैल्यू मिल जाए। मैंने कहा फर्स्ट टर्म की वैल्यू, तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू मैंने कहा ये फर्स्ट टर्म है तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू मुझे मिल जाए, सेकंड टर्म की वैल्यू मिल जाए, थर्ड टर्म की वैल्यू मिल जाए, कोई भी बीच में बात करो। मैं अगर एक जनरल टर्म, मैंने कहा एक बीच में मैं जनरल टर्म बनाना चाहूं, एक जनरल टर्म बीच में बनाना चाहूं, इसी के हिसाब से लिखता हूं। अगर n पावर है तो n तो रहेगा ही, और c जितना टर्म जा रहा है, जितना मैंने कहा जीरो टर्म की मैंने क्या बात की, देखो मैंने कहा फर्स्ट टर्म की बात किया तो फर्स्ट टर्म में क्या हो रहा है कि फर्स्ट टर्म में 0 आ रहा है, मतलब सेकंड टर्म में 1 आ रहा है, मतलब r माइनस 1। मैं r टर्म की बात करूंगा तो r माइनस 1, और जो जनरल टर्म होता है वो हमारा r प्लस 1 टर्म होता है। इन बाइनोमियल एक्सपेंशन जो हमारा जनरल टर्म होता है वो r प्लस 1 टर्म होता है। तो मैं अगर r प्लस 1 टर्म की बात करूंगा तो 0, फर्स्ट की बात किया तो 0, सेकंड की बात किया 1, तो r प्लस 1 की बात करूंगा तो r, और मैं ऐसे बात करूंगा a2 पावर r प्लस 1 है, यहां a2 पावर देखो r प्लस 1 है, यहां n है, पूरा बात ध्यान देना, यहां n है a2 पावर n मैंने क्या किया, n माइनस r किया है कि नहीं, n माइनस r देखो यहाँ n माइनस 0 किया कि नहीं, n माइनस a2 पावर n माइनस 0 यहाँ n माइनस n हुआ, n माइनस 1 किया a2 पावर n माइनस r, ये जनरल टर्म की बात कर रहा हूं। फिर b2 पावर क्या किया मैंने, जितना यहाँ पे इसका r की वैल्यू थी वही तो मैंने यहाँ b2 पावर लिया, b2 पावर r। तो हमारा जनरल टर्म क्या आ गया, मैं अगर जनरल टर्म मैं उसको अगर tr प्लस 1 बोलूं तो हमारा tr प्लस 1 क्या आ गया, tr प्लस 1 आ गया हमारा, tr प्लस 1 जनरल टर्म की वैल्यू आ गई mcr इंटू a2 पावर n माइनस r इंटू b2 पावर r। बात समझ में आई? अब अगर मैं इस वैल्यू, इसमें कोई भी वैल्यू रख दूं, मैंने कहा मुझे थर्ड की वैल्यू चाहिए तो 3 प्लस, मुझे थर्ड की वैल्यू चाहिए तो मैं r की वैल्यू 2 लूंगा, तो 2 प्लस 1 थर्ड 3, तो mc2 इंटू a2 पावर n माइनस 2 b2 पावर 2, तो हमें देखो थर्ड मिल गया कि नहीं। ऐसे कोई भी, तो ये क्या होता है, इसका जनरल टर्म होता है। इतनी बात क्लियर हुई। और उसका किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन का जो जनरल टर्म होता है वो r प्लस 1 टर्म। बात इतनी क्लियर हुई क्या? ये इतनी बात क्लियर हुई। आप इस एक्सपेंशन में ये वैल्यू भी पुट कर दो, n पुट कर लो और देख लो वही वैल्यू है। nc0 की वैल्यू 1, a2 पावर 1 प्लस nc1 की वैल्यू n, a2 पावर n माइनस 1, a2 पावर n 1 माइनस 1 0, a2 पावर 1 की 0, nc1 की वैल्यू क्या हो गई हुई, b2 पावर 1 की वैल्यू क्या होगी, a प्लस b है, n की वैल्यू 1c1 की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, 1c1 की वैल्यू a प्लस b आ गया कि नहीं? ऐसा वैल्यू पुट करके देखते जाओ, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन की वैल्यू दे देगा। बात क्लियर हुई क्या? ये होता है बाइनोमियल थ्योरम।
ठीक है, ये होता है इसका जनरल टर्म। क्लियर होगी ना। अब मैं बात करूंगा इसी में इसके मिडिल टर्म की। ठीक है, मैं आप ध्यान दे, इस किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन की एक खासियत बताता हूं कि इनकी जो हाईएस्ट डिग्री होगी वो उनके टर्म की डिग्री के ऐड की इक्वल होगी, उनके प्लस के इक्वल होगी, मतलब ऐड की इक्वल होगी। मतलब मैं यहाँ बात करूँ a की डिग्री n है, b की डिग्री 0 है, n प्लस 0 n हो गया n का, n माइनस 1 b की डिग्री है, b की डिग्री यहाँ 1 है, n माइनस 1 प्लस 1 क्या हो गया, n हो गया। ऐसे सभी की a और b की डिग्री अगर मैं टोटल डिग्री की बात करूंगा तो वो उसकी। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई क्या, समझ में आ गई यहाँ। इसके जनरल टर्म क्लियर हो गया। अब मैं इसी में बात करूंगा जनरल टर्म क्लियर हुआ आपका, यही बात करूंगा मिडिल टर्म। जब मैं मिडिल टर्म की बात करूंगा तो इसमें दो केस होंगे। मिडिल टर्म में जब मैं मिडिल टर्म की बात करूंगा किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन की, तो इसमें दो केस होंगे, व्हेन n इज इवन एंड व्हेन n इज ऑड। जब n इवन हो, जब n सम हो और n विषम हो, ठीक है, n इवन होगा तब जो हमारा मिडिल टर्म होगा वो मिलेगा tn+2/2। अगर मैं इसकी वैल्यू लिखना चाहूं तो यहां से लिख दूं, ये मुझे मिलेगी cn/2 into x⁻n-2 into y⁻n। जब n इवन हो, जब मैं n ऑड होगा तब बात करूंगा तो ध्यान देना, tn+1/2 + 1, इसमें दो मिडिल टर्म मिलेंगे। जब n ऑड होगा तो दो मिडिल टर्म मिलेंगे, tn+1/2 + 1 वन टर्म, और जो सेकंड टर्म मिलेगा मुझे वो मिलेगा tn+1/2। बात समझ में आ गई। जब n इवन है तब मिडिल टर्म मिलेगा tn+2/2, टर्म जो इसकी वैल्यू ये होगी। ऐसे जब मैंने कहा ऑड है तो हमें दो टर्म मिलेंगे, tn+1/2 + 1 एंड tn+1/2। ठीक है, बात क्लियर हो गई इतनी। ये थी मिडिल टर्म की बात। अब इसी में मैं बात करूं, क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी कभी पूछता है क्वेश्चन कि मुझे वो वैल्यू बताओ व्हेन टर्म जिसमें r की वैल्यू पूछता है, कहता है टर्म इंडिपेंडेंट टू x, टर्म इंडिपेंडेंट टू x, तब बताओ मुझे r की वैल्यू पूछ लेता है इसी, फाइंड द वैल्यू ऑफ r। तो हम कैसे फाइंड करते हैं, देखो टर्म इंडिपेंडेंट टू द x, मतलब इंडिपेंडेंट टू x। अगर टर्म इंडिपेंडेंट है x से, मतलब x की वैल्यू हम क्या करते हैं, बात समझना, r टर्म हम क्या लिखते हैं, a⁻n-r। x मतलब a, सॉरी दिमाग से उतर गया, x + y का एक्सपेंशन है, बात मैं x की बात कर रहा हूं, याद है। तो tr+1 टर्म की बात करो तो उसने बोल दिया टर्म फ्री टू x, ओ सॉरी x फिर बोल रहा हूं, a टर्म इंडिपेंडेंट टू a, इंडिपेंडेंट है मतलब ए पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो ए पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो मतलब अगर ये टर्म ए पे डिपेंड कब नहीं करेगा, जब ए की वैल्यू क्या हो, 1 होगी, और इसकी सॉरी ये टोटल वैल्यू मुझे क्या मिल जाए, 1 मिल जाए। अगर ये 1 कब मिलेगी, सिर्फ एक केस है, जब n-r क्या हो जाए, 0 हो जाए। n-r 0 हो जाएगा तो मुझे r की वैल्यू क्या मिल जाएगी। क्लियर हो रहा है मामला कि नहीं। मुझसे बोला गया है टर्म इंडिपेंडेंट टू x, इंडिपेंडेंट है क्या x से, तो मुझे r की वैल्यू फाइंड करना है। तो इसी टर्म से टर्म इंडिपेंडेंट टू x मतलब ये x कह रहा हूं, फिर a टर्म इंडिपेंडेंट टू a, तो n-r की ये टोटल टर्म हमारा 1 हो जाए। इंडिपेंडेंट टू मतलब ये पूरा भाग जाए तो इंडिपेंडेंट हो जाएगा, जो a पे डिपेंड नहीं करेगा। तो मतलब ये 1 कब होगा, जब n-r क्या होगा, 0 होगा, वहां से मुझे r की वैल्यू। बात समझ में आई। ये मैंने आपको बताया एक्सपेंशन, जनरल टर्म, मिडिल टर्म, और जब टर्म इंडिपेंडेंट टू a। क्लियर हो गई बात, इतनी बात क्लियर हुई। ये मेन फैक्टर थे, इसके जितने भी फॉर्मूलाज हैं, इसके जितनी भी प्रॉपर्टीज है, मैं स्क्रीन पर डाल दे रहा हूं। पूरी प्रॉपर्टीज, पूरी इसकी जो है सीरीज आप देख लो। क्लियर, इसको अच्छे से देखना, इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज है, कुछ है नहीं, प्रॉपर्टीज ही देखना है, और 2-3 चीजें आपको इसमें इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता दूंगा, बाइनोमियल एक्सपेंशन, और कुछ है नहीं इसमें। क्लियर, आगे चलते हैं। वहां पिक्चर डाल रहा हूं, देखो।
ठीक है, देख लिया, ये पूरी सीरीज देख लेना है, पूरी पिक्चर देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको देख के आपको समझ में आ गया जो मेन टर्म थे, जहां से क्वेश्चन पुट अप होता है ये बता दूं और 2-3 इंपॉर्टेंट चीज बता दूं। क्लियर, देखते हैं, इसको थोड़ा हटाते हैं, ये TR+1 टर्म में यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि काम आएगा। ठीक है, अब मैं बात करूंगा ग्रेटेस्ट टर्म एंड ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन a+b टू पावर n। मैं ग्रेटेस्ट टर्म और ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट की बात करूंगा। ठीक है, देखते हैं। पहले मैं बात करूंगा when n is even, when n is, दो केस इसमें बनेगी जब मैं ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट की बात करूंगा। पहले मैं किसकी बात करूंगा? कोफिशिएंट की बात करूंगा। कोफिशिएंट की बात करूंगा तो पहले ही मैं केस बनाऊंगा इफ n इज इवन, अगर n जो है वो इवन है एक्सपेंशन में, तब ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट क्या हो? तब ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट जो हमें मिलता है वो मिलता है mcn/2। क्या मिलता है? mcn/2। और जब n ऑड हो, n इज ऑड, तब हमें दो कोफिशिएंट मिलते हैं ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट। पहला ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट होता है mcn-1/2 और दूसरा कोफिशिएंट होता है mcn+1/2। बात क्लियर हुई? क्यों? दिखाता हूं आपको। देखो, मैंने कहा जब n इवन हो, n इवन हो मतलब n सम हो, n सम हो मतलब a+b का होल स्क्वायर हो, यहाँ पे जो लिखा हुआ है, तो a² + b² + 2ab। मैं ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट की बात करूं तो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है? किसका? इसका, मतलब ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट हमें 2 दिख रहा है क्या? 2 दिख रहा है। मैं 2 दिख कहां से पाया? अगर मैं n की वैल्यू 2 रखूं, 2c2/2 मतलब 2c1, 2 फैक्टोरियल 2, 2 - 1 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल, वैल्यू क्या आई? 2 आई। हमें ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है। मैं बात कर रहा हूं किसकी? a+b का होल क्यूब की। यहाँ पे n ऑड है, n ऑड है तो यहाँ दो कैसे ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट मिले? मुझे 3a²b और 3ab² मिल रहा है। मैं ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट की यहाँ बात करूं तो mcn-1/2 है, n की वैल्यू 3 है, 3 - 1/2 मतलब 2/2, 3c1 मतलब 3 - 1 फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कैंसिल, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू, हमें ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट इससे क्या मिला? बात समझना मेरी। मैं बात करूं किसकी? mcn+1/2 की, तो देखना mcn/2 n+1, दूसरा जो है, एक तो ये हो गया 3a²b, इसको खोलूंगा तो ये बनेगा 3a²b और ये बनेगा 3ab², तो 3 मिल गया, एक हमें एक मिल गया ना 3a²b। अब दूसरे देखो 3 मिलता है तो अब ये हमारा ऑड होने पे कंडीशन सही है। देखता हूं तो mcn+1/2, n की वैल्यू 3 है, 3 + 1 4/2, 2 हो गया तो मतलब 3c2, 3 फैक्टोरियल 3 - 2 1 फैक्टोरियल और फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कैंसिल, मतलब क्या बच गया हमारा था 3। बाद में क्या आया? मतलब हमारा ये वैल्यू क्या होगी? जब मैं बात किया इवन की तो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट mcn/2 आया, और जब मैं बात किया ऑड की तो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट है mcn-2 और सेकंड कोफिशिएंट है mcn+1/2। बात क्लियर हो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट की? अब इसी में बात करता हूं मैं ग्रेटेस्ट टर्म की। ठीक है, देखता हूं ग्रेटेस्ट टर्म क्या है। क्वेश्चन यहां से पूछता है, क्वेश्चन ये नहीं पूछता मुझे एक्सपेंशन बताओ, क्वेश्चन ये पूछता है मुझे टर्म इंडिपेंडेंट टू x है तो r की वैल्यू बताओ। क्वेश्चन ये पूछता है कि ग्रेटेस्ट टर्म क्या है, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट क्या है। बात समझ रहे हो? क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा मुझे फुल एक्सपेंशन लिखो आपके जेईई के एग्जाम में। क्वेश्चन ये पूछेगा ग्रेटेस्ट टर्म क्या है, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट क्या है, टर्म इंडिपेंडेंट टू x है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिलेक्शन, दैट इज द बाइनोमियल एक्सपेंशन रियल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये है बाइनोमियल का कला। बात करता हूं ग्रेटेस्ट टर्म की, फिर कुछ नहीं है इसमें, ये ग्रेटेस्ट टर्म है जो इंपॉर्टेंट है, उसके बाद पूरा मामला खत्म। ठीक, देखते हैं अब हम बात करेंगे इसकी ग्रेटेस्ट टर्म की, इसकी ग्रेटेस्ट टर्म की। मैंने कहा मेरे पास कोई x + a/n का एक्सपेंशन, चल यार हमारे पास ये एक्सपेंशन लेते हैं, छोड़ो
a प्लस बी टू पावर n का एक्सपेंशन है जो ये दिया हुआ है, तब उसमें ग्रेटेस्ट टर्म क्या होगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट मैं पहले बता चुका। तो ग्रेटेस्ट टर्म की जो वैल्यू आती है तो उसमें दो कंडीशन बनेगी। फिर दो कंडीशन आएगी, जब उसमें दो कंडीशन आएगी, जब वो इंटीजर से बिलोंग करे और जब वो इंटीजर से बिलोंग ना करे। किसकी वैल्यू, मैंने कहा ग्रेटेस्ट टर्म टीपी एंड टीपी प्लस 1 होगी, जहां पर p की वैल्यू होगी n प्लस 1 अपॉन n अपॉन a अपॉन b प्लस 1। ध्यान देना, जहां पर p की वैल्यू क्या होगी n प्लस 1 अपॉन a बाई बी प्लस 1, ये पॉजिटिव होगा a बाई बी, ठीक है। तो ये p की वैल्यू अगर कब होगा ये ग्रेटेस्ट टर्म टीपी एंड टीपी प्लस 1, टीपी एंड टीपी प्लस 1 टर्म कब होगा ग्रेटेस्ट, जब ये किससे बिलोंग करे, इंटीजर से। किससे बिलोंग कर रहा है ये, इंटीजर से। व्हेन p इज इंटीजर, व्हेन p इज इंटीजर, जब नॉन इंटीजर, व्हेन p इज नॉन इंटीजर, या मैंने कहा कि व्हेन q इज नॉन, p नहीं, इसको अलग टर्म ले लेते हैं। मैंने कहा व्हेन q इज नॉन इंटीजर, देन जो ग्रेटेस्ट टर्म आएगा q की वैल्यू क्या होगी, वो भी होगी n प्लस 1 अपॉन a अपॉन b प्लस 1। अगर इसकी q की वैल्यू नॉन इंटीजर आती है, q की यहां नहीं दिख रहा है ना, यहां देखिए यही सेम वैल्यू है q की, तो अगर इसकी वैल्यू नॉन इंटीजर है, इंटीजर नहीं है, तब जो हमारा टर्म होगा वो हमें मिलेगा pq प्लस 1 ग्रेटेस्ट टर्म। बात समझ रहे हो क्या, मैंने कहा जब इंटीजर है p की वैल्यू इसकी n प्लस 1 अपॉन a बाई b प्लस 1, जब इसकी वैल्यू इंटीजर है तो हमारे पास दो ग्रेटेस्ट टर्म है, या टीपी भी होगा टीपी प्लस 1, ठीक है। अगर हमारी वैल्यू नॉन इंटीजर है तब हमारे पास एक ग्रेटेस्ट टर्म होगा टीक्यू प्लस 1। क्लियर हो गई, ग्रेटेस्ट टर्म भी क्लियर। ये थी पूरी बाइनोमियल की कहानी, और कुछ सीरीज थी, इसकी सीरीज है लॉगरिथमिक सीरीज e टू पावर x की सीरीज, तो मैं डाल दे रहा हूँ, देखो ठीक, इसको देख लिया, सीरीज भी देख लिया, यही इसकी कहानी है। इंपॉर्टेंट क्या था, ग्रेटेस्ट टर्म और ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट और टर्म इंडिपेंडेंट टू x। बाइनोमियल एक्सपेंशन भी आपको आना चाहिए, जनरल टर्म, मिडिल टर्म, ये सब जानना चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारा ग्रेटेस्ट टर्म। क्लियर हो गई ना बात, इतनी समझ में आ गई। तो हमने क्या किया, प्रोबेबिलिटी और बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम में ज़्यादा कुछ था नहीं, यही जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने बता दी। तो मैं जो है आज का लेक्चर क्या करता हूँ, यहीं पे स्टॉप करता हूँ कि बाइनोमियल और प्रोबेबिलिटी इसमें दोनों कर दिया, ठीक है। तो अगले लेक्चर में बात करूँगा मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स की, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स की, तो मैट्रिसेस भी बोलते हैं, मैट्रिक्स भी बोलते हैं कहेंगे, तो इसलिए मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स की। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक। दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास, थैंक यू।